तो भाई साहब बात है 1980 की। ठीक है, 1980 की बात है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के यदि हम पर कैपिटा जीडीपी देखें तो आप ग्राफ देख सकते हो, लगभग सेम है। ठीक है, सेम जगह से स्टार्ट हुई। इवन इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो 1980 में हम चाइना से ऊपर थे पर कैपिटा जीडीपी। हमारी जीडीपी ज़्यादा थी चाइना से पर कैपिटा की हम बात करें तो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज यदि हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, तो पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पेरिटी टर्म्स में यदि हम बात करें तो चाइना की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 2.5 गुना है अपने से। और यदि अपन नॉमिनल में बात करें तो 5 गुना ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी है चाइना की। ऐसा क्या हो गया, ऐसा चाइना ने क्या किया? बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म वॉज एग्रीकल्चर रिफॉर्म। कृषि में 1980 में चाइना ने वो करके दिखाया जो कि इंडिया नहीं कर सका। इसीलिए इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया का जो डेवलपमेंट प्लान है, उसे लीप फ्रॉग बोलते हैं अपन। कि हमने क्या किया, चाइना चला ऐसे कि ये एग्रीकल्चर होता है, किसी भी कंट्री की जो जर्नी होती है डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बन के डेवलप्ड बनने की जो जर्नी होती है, अविकसित से विकासशील से विकसित बनने की जो जर्नी होती है, उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर आती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो होती है, और फिर सर्विस सेक्टर में वो फोड़ती है। लेकिन इंडिया का जो प्लानिंग है वो इस तरीके से थी कि हमने एग्रीकल्चर से सीधा जंप मारा, इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म को छोड़ दिया, एग्रीकल्चर को छोड़ के सीधा जंप मारा मैन्युफैक्चरिंग पे, और फिर जंप मारा सर्विस पे। तो हमने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। इसीलिए चाइना ने क्या किया, 90s 80s में जो रिफॉर्म किया था उसमें भाई साहब इन्होंने 6 साल के अंदर, कितने सालों में, 6 साल के अंदर इनकी जो पॉवर्टी रेट थी 30-31% से घटा के 15% कर दी। बताओ आप, आधी आधी कर दी पॉवर्टी 6 साल के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म से। और इंडिया वो नहीं कर पाया। ये सब मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 ईयर प्लान्स, पॉवर्टी, क्योंकि प्लानिंग की बात हो रही है, पॉवर्टी, एचडीआई, ई कॉमर्स। माई सेल्फ नियोन, और मैं आपका स्वागत करता हूं गौरव सर के चैनल पर। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये 7th क्लास है। टोटल 10 क्लासेज में हम इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, इंटरव्यू से पहले की मेरी ये लास्ट क्लास है। बाकी की जो 2, 2.5, 3 क्लास बचेगी वो मैं इंटरव्यू के बाद में लूँगा। चलते हैं भाई। अब तक अपन ने ये सब कर लिया है, कोर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर खत्म कर दिया है। आज ये ई कॉमर्स हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाएगा। बाकी ये जो मेजर बचा हुआ है, एक इंडस्ट्री सर्विस ट्रेड, मैं एक क्लास में खत्म करवा दूंगा। और ये छोटे मोटे टॉपिक्स है, सब्सिडी, पीडीएस, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये मैं एक क्लास में करवा दूंगा। अकाउंटिंग तो क्वेश्चन ही नहीं आते अकाउंटिंग से, तो नहीं करो तो भी टेंशन मत लो ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा, जिससे क्वेश्चन आ भी जाए, किस्मत खराब हो तो वो हो जाएंगे अपने से। ठीक है, डन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग देखो भाई, क्यों हम प्लानिंग कर रहे थे पहले तो ये बताओ। देखो, ये यदि मेंस में हम पढ़ते तो मैं डिटेल में पढ़ता और इंटरेस्टिंग चीज तरीके से पढ़ा था, लेकिन अभी ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास है। ठीक है, तो वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। तो हम सीधा काम की बातों पे आते हैं। प्लानिंग हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई मैंने बताया था सोने की चिड़िया थी। तो जब 1000 AD की हम बात करें, जब अपने राजा राज कर रहे थे, मैंने उस दिन बताया था साउथ में चोला चालुक्य थे, अपने यहाँ पे कौन थे, गुइल सिसोदिया राजवंश थे, उधर तोमर थे। तब अपनी जो जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी की 33% थी भाई साहब। जब अंग्रेज आए तो 1820 के अंदर जो यदि हम बात करें तो 16% थी। ठीक है, आपको पता है ना, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में दीवानी राइट मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। तो तब से ही एक तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमी इनके हाथ में चली गई धीरे धीरे, और पूरी तरीके से कंट्रोल लेने में थोड़ा टाइम लग गया। तो 1820 से मैं कंपेयर करें तो 16% थी। इन्होंने जो हालत की अपनी 1947 में क्या कर गए, सिर्फ 4%, 3.3% पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 3.3% पे छोड़ गए। और अपने पास अपनी गरीबी 90% लगभग लोग गरीब थे अपने। अभी गरीबी कितने, 21% से बीपीएल, तो 90% से ऊपर लोग गरीब थे। तो अब भाई इस देश को उठाना है, वापस से सोने की चिड़िया बनाना है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमारे कुछ लोग थे जो कि लगे पड़े थे। एम विश्वेश्वरैया साहब थे जो कि दीवान थे, उन्होंने एक बुक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934। भाई इनसे एक सवाल आता है हाई चांस से आने के, इनके या तो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है या ईयर पूछ लेता है। ठीक है, तो एम विश्वेश्वरैया साहब ने एक बुक लिखी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। फिर एक आया बॉम्बे प्लान, वो आया 1944 में, जनवरी 1944 में, 15 साल के लिए आया था। इसमें क्या हुआ, जो देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए, जैसे जमशेदजी टाटा हो गए, बिरला हो गए, घनश्याम दास जी बिरला, ये सब 8 लोग आए। उन्होंने कहा कि यार जो
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अपना जो जब हम कॉलोनियल थे, जब ब्रिटिशर्स का राज था, तो अब उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी कि वो अपना माल यहाँ से कच्चा माल सस्ते में खरीदते थे और उसको रिफाइन करके उसको मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे डंप कर देते थे, है ना। तो वो क्या करते थे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो बिल्कुल बहुत कम रखते थे, सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा रखते थे और इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम रखते थे, ताकि वो माल डंप कर सके, ताकि सस्ता माल यहाँ पे बेच सके। तो यहाँ पे सस्ता माल बेचेंगे तो यहाँ की इंडस्ट्रीज की तो हालत ख़राब होगी। तो ये लोग आए, इन्होंने कहा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ क्या करो, रेगुलेट करो इन इंडस्ट्रीज़ को, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो इंडस्ट्रीज से। तो इसीलिए इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लान भी बोलते हैं कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करो और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि नेहरू जी ने डायरेक्टली तो इनका इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब 5 ईयर प्लानिंग आई थी तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी बातों का ध्यान रखा गया, वही इंडस्ट्रीज को, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। उसके बाद में 1944 में भाई साहब श्रीमन नारायण अग्रवाल जी थे, एक गांधीयन थे ये, इन्होंने गांधीयन प्लान लाए। अब जो गांधी के आइडियल्स को फॉलो करेगा वो तो हेवी इंडस्ट्रीज के खिलाफ होगा। इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो इस प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात कही थी, लेकिन श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने कहा था कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो छोटी इंडस्ट्री जो घरों में चलती है, जिनमें 10 से कम मजदूर होते हैं, लोग होते हैं, को डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज है, विलेज डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज है, उनको आप प्रमोट करो साहब 1945 में। और उसके बाद में एमएन रॉय जी का पीपल्स प्लान है। एमएन रॉय जी एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आदमी थे, मतलब ये क्या बोल रहे थे कि यार एग्रीकल्चर जो है ना उसको नेशनलाइज कर दो आप। अब ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर को नेशनलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि सारे जितने भी खेत हैं उस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, वो खेत गवर्नमेंट के हैं। जैसे गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, जैसे ओएनजीसी मान लो, वैसे ही गवर्नमेंट के खेत हैं। जैसे ओएनजीसी में लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, वैसे ही इन खेतों में कोई मैनेजर होगा, वर्कर होगा, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे देगी, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा गवर्नमेंट का बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की इन्होंने बात की एमएन रॉय जी ने 1945 में। फिर जयप्रकाश नारायण जी का सर्वोदय प्लान आया, ये कुछ गांधीयन प्लान की तरह ही था, क्योंकि ये भी एक गांधीयन ही थे। तो सर्वोदय मतलब सबका भला, सबका विकास। तो 1950 में सर्वोदय प्लान है जयप्रकाश नारायण। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन कब आया, दूसरा किसने लाया। जैसे प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया विश्वेश्वरैया जी की थी, बॉम्बे प्लान में टाटा जी थे, गांधीयन प्लान कौन लाए, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी लाए 1945 में। एमएन रॉय पीपल्स प्लान कौन लाए, एमएन रॉय लाए 1945 में। सर्वोदय प्लान कौन लाया, जयप्रकाश नारायण लाए 1950 में। और इनकी एक बुक भी है श्रीमन नारायण अग्रवाल जी की, बुक का नाम क्या है यार, आप भले तो जग भला। जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना, कर भला तो हो भला, तो इनकी बुक का नाम था आप भले तो जग भला। आगे चलते साहब, अब आती है साहब, अब अपने सिलेबस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में एक तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी में, साथ ही में यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे नेहरूवियन एरा ये अपने सिलेबस में है, ठीक है, नेहरू जी का युग। तो इसमें 3 जो 5 ईयर प्लान है शुरू के, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेहरू जी के टाइम ये तीनों आए थे। और आरबीएससी में अलग से बुक में एक 11th क्लास की बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें 4th और 5th चैप्टर नेहरू जी के ऊपर डेडिकेटेड है पूरा। और वहाँ से पिछले साल सवाल भी आया है, कौन सा सवाल आया, ये वाला, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी तमिलनाडु में, ये आया था, कब इस्टेब्लिश हुआ या कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, ऐसा कुछ सवाल आया था 2021 में आ रहे इसमें, ठीक है। तो हाई चांस है कि इस बुक से, इसीलिए मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी डाल दिए आपके लिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया भाई तो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। देखो नीति आयोग की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से हुआ था 1951 से, ठीक है। तो 1951 से 1956 हो गया साहब, पहली बात तो ये याद रखना है। ये जो बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश है, ये क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा था। वैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान में भी आप इस बच्चे को देख लोगे कि सक्सेसफुल रहा था। थर्ड 5 ईयर प्लान में सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो ये दुखी है, मतलब क्यों नहीं रहा था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब फटाफट से अपन कर लेते हैं, इस 5 ईयर प्लान को हेरोड डोमर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, याद कर लो। इसमें जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रीज नहीं थी, मेन फोकस एग्रीकल्चर और सिंचाई थी, ठीक है, और पावर। क्योंकि इसमें देखो ये भाखड़ा नांगल और हीराकुड और दामोदर वैली स्कीम्स, ये क्योंकि ये इनमें सिंचाई का भी पर्पस था और पावर जनरेशन का भी था, हाइड्रो पावर का, ठीक है। 5 IITs खोली गई, 5 कौन कौन सी वो काम की नहीं है लेकिन बता देता हूँ, खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर और एक और है
मद्रास, ठीक है। तो ये 5 आईआईटीज खोली गई थी। यूजीसी की स्थापना हुई। अब यूजीसी को रिप्लेस करने की बात चल रही है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन अभी तक ये फंक्शनिंग है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, फाउंडेड इन 1954। यह मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यूजीसी की जो अभी चेयरमैन है मामीडाला सर, वो इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर है, आईआईटी दिल्ली में, तो मेन से पढ़ा अभी हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो बड़े पदों पर जो लोग पढ़े उनसे हम डायरेक्टली पढ़े हुए हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल अपनी तरह ही है, तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, और मैं आपको इसलिए डिलीवर करता हूँ कि बस सब अपनी जैसे ही हैं, बस अच्छे से आपको कंसेप्ट समझना है, बस हम भी उनकी तरह ही हो जाते हैं। और मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना, अब देखो ये जितने भी चित्र आपको पोज करना है और आपके नोट्स में लिख लेने, एक सवाल आना है इनसे, इनमें क्या क्या याद रखना है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब स्थापित हुई और कहाँ ही, बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है अंदर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ हुई, विशाखापट्टनम में हुई, क्योंकि यार शिप है तो फिर ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी ऐसे याद कर सकते हो कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कहाँ पे बूम हो रही है, बेंगलोर में, सिलिकॉन वैली बोलते हैं ना बेंगलोर को इंडिया का, जहाँ पे अनअकैडमी जितने भी स्टार्टअप से बड़े बड़े वो सब वहीं पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आप वैसे याद कर सकते हो, ये उसी का हिंदी है। आगे चलो साहब, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जैसे ये आया था ना, अब ये तो आएगा नहीं इस बार, ये आ सकता है कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, 1951 में, ठीक है साहब। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मैसूरू में। आपने मैसूरू डोसा खाया होगा, जयपुर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो मैसूर का डोसा बहुत फेमस है, तो फूड से ऐसे याद रख लेना आप। 1950 में, ये अब आपको खुद से याद करना है, मैंने तो ऐसे ही बता दिया, ठीक है। ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च कोलकाता में कब हुआ, 1944 में, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, आप पोज करके पढ़ लेना। लेदर, देखो वैसे तो लेदर इंडस्ट्री कानपुर की फेमस है, लेकिन लेदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो चेन्नई का है, तो वहाँ भी फेमस होगा, ठीक है, 1948 में। डेट भी थोड़ी देख लेना। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, केमिकल और फिजिकल लेबोरेटरी की बात करें तो दिल्ली में है भाई, ठीक है, केमिकल लेबोरेटरी और फिजिकल लेबोरेटरी। और नेशनल मेटलर्जी, क्योंकि जमशेदपुर में तो काम ही मेटलर्जी का है पूरा, तो नेशनल मेटलर्जी जमशेदपुर में कब हुई, ये आप ध्यान रखना, 1946 में। अब ये 4 डैम है, गांधी सागर, तुंगभद्रा, भाखड़ा नांगल, और ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल पंजाब में, ठीक है। तो ये अब अच्छे से पढ़ लेना, आप देख लेना एक बार पोज करके, इनमें कुछ बताने को है नहीं, हालांकि मैं इनके अंदर रिसर्च करके आपको इनके पीछे की कहानियां भी मैं बता सकता था, लेकिन अभी उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, ठीक है। ये वही हिंदी में आगे चलते साहब। अब सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो 1956 में खत्म हो गया था, 1956 से 61 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया। अब भाई साहब ये सीधा आरबीएसई बुक में लिखा हुआ है, इसलिए स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया। ये 95 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमने बाहर से सहायता ली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, या फिर यूएसए, यूएसएसआर, वेस्ट जर्मनी, जापान, वर्ल्ड बैंक, इनसे असिस्टेंस रेलवे के डेवलपमेंट और पोर्ट्स के लिए कौन से 5 ईयर प्लान में लिया, सेकंड 5 ईयर प्लान में लिया, ठीक है, ओके साहब। अब अवार्डी सेशन हुआ था कांग्रेस का 1955 में, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो हमारे जो सोसाइटी का जो स्वरूप होगा सोशलिस्टिक पैटर्न होगा, और हमने कौन सा वाला, जो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी का मैंने आपको, यदि आप मुझे शुरू से जुड़े हो तो बूस्टर में एक क्वेश्चन में करवाया था कि बुद्धा की जो टीचिंग है वो आज के ज़माने में क्यों रिलेवेंट है, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी, बुद्धा का मध्यम मार्ग होता है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ही तो प्रमोट कर रहा है। तो हमने क्या किया, न तो हम कैपिटलिस्ट रहेंगे पूरी तरीके से, न हम पूरी तरीके से कम्युनिस्ट रहेंगे, हमने मिक्स इकोनॉमी का किया कि कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो तो प्राइवेट होनी चाहिए, कुछ कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ होनी चाहिए, कुछ मिक्स होनी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया साहब, महालनोबिस मॉडल इसको बोलते हैं। पीसी महालनोबिस आपको पता है, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्थापना की थी, तो बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे ये, ठीक है, कोई बात नहीं बोला जा रहा तो सांख्यिकी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, रैपिड, अच्छा पहले में क्या था, एग्रीकल्चर पे फोकस था, दूसरे में क्या कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, औद्योगिकरण होनी चाहिए, इसीलिए बहुत बड़ी जैसे भिलाई प्लांट, जितने भी तीनों प्लांट थे ये, वो तो कब थे, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ये रहा ना, स्टील प्लांट 3 वाले, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित किए गए थे। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओएनजीसी, पीएसयू जो हैं, ये हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और क्योंकि हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना था ना, नेशनल कोल डेवलपमेंट, जब भाई यदि इंडस्ट्रीज के लिए कोल भी चाहिए होगा, नेशनल कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये सब, ठीक है ना। तो ये अब आप देख लेना। हिंदुस्तान टेली प्रिंटर जो चमड़े वाला था ना, वहीं पे ये चेन्नई में 1960 में। तो इनमें से एक सवाल आएगा यार, आप देख लेना, इनको पोज कर लो यहाँ पे, इनको अच्छे से रट लो, हो जाएगा आपका काम। हेवी और ये सब, ठीक है, कहाँ पे हुआ और कब हुआ।
जैसे भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर की सहायता से 1955 में स्थापित किया गया। ये वही हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है साहब, 2 5 ईयर प्लान तो मस्त मस्त गए। थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से 66, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गढ़चिल योजना बोलते हैं। फर्स्ट को क्या बोला था, हेरोडोमर मॉडल। सेकंड को क्या बोला था, महालोनोबिस मॉडल। तीसरे को गढ़चिल योजना बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, देखो कैसे भी कर सकते हो। यदि आपको ईयर पता है तो 1961 से 66। ठीक है, अब आपको पता है कि 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी, जिसमें अक्साई चीन छीन लिया गया था अपने से। अरुणाचल का अपना पार्ट बताते थे, कभी आईआर में पढ़ेंगे मस्ती से मेंस के टाइम। तो 1962 में इंडो चाइना वार हो गई। उसके बाद में उसी का छोटा भाई पाकिस्तान, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हो गई। अब भाई साहब एक बात बताओ, दो वॉर हो गई, सूखा पड़ गया, तो प्लान तो फेल होना बनता ही है ना। तो आप वैसे लॉजिकली याद कर लो, या फिर वैसे याद कर लो कि गढ़झील मतलब गोडजिला। गोडजिला मतलब सब कुछ तहस नहस। गोडजिला मूवी देखी होगी ना आपने, तो तहस नहस वो जो भी है, कैसे भी याद कर लो यार। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है अपने पास, तो कभी कभी मेरे मुंह से इधर उधर शब्द निकल जाते हैं। जैसे कल मैंने लाल मिर्च से हरी मिर्च बना दी थी, हालांकि डायग्राम में बिल्कुल सही था कि हरी मिर्च से लाल मिर्च बनती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है बोलने में, माइंड इतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा सा आप देख लिया करो। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने प्रपोज किया। फुली इंप्लीमेंटेड तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, चौथे में, लेकिन कॉन्सेप्ट थर्ड में ही आ गया था। कल पढ़ा था अपन ने टोपी पहनाने वाली बात, नॉर्मन बोरलॉग और अपने एम एस स्वामीनाथन जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये अभी सीधे आरबीएससी से उठाए भाई मैंने। नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, जो कि बाद में उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ये एक शायद एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई है, एक बार ये देख लो यार। आईडीबीआई बैंक को ही हमने कन्वर्ट करके एक प्राइवेट बैंक बनाया है। कुछ बैंक को तो देखो हमने नेशनलाइज किया है, कि मतलब पहले प्राइवेट थे तो उनको हमने गवर्नमेंट बना दिया, और कुछ बैंक थे जो गवर्नमेंट थे उनको हमने प्राइवेट भी बना दिया साहब। तो आईडीआई बैंक वाज वन ऑफ देम। तो आईडीआई बैंक इज नाउ एक मिनट तो आप मुझे ना, मैं बता देता हूँ आपको। चलो ठीक है, अभी मुझे मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये सीड वाली, फूड वाली, सीमेंट वाली, जिंक वाली, एरोनॉटिक्स, ठीक है, सांभर, सोल्ट, तो ये मोस्टली थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब याद करने का एक तरीका हो सकता है कि खाने पीने से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इसमें, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, सोल्ट, जिंक, और सीमेंट में जिंक का ही काम होता है, तो ठीक है। अब सीमेंट तो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन वो याद करना ही पड़ेगा। एरोनॉटिक्स, तो ठीक है, अब ये कुछ तरीके से आप याद कर लो, किसी भी तरीके से। अच्छा, 1971 में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे इंदिरा जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ स्लोगन। ठीक है, वो बोलते थे कि अपोजिशन बोलता है कि इंदिरा हटाओ, मैं बोलती हूँ कि गरीबी हटाओ, तो इस तरीके का उन्होंने स्लोगन दिया था। हालांकि ठीक है, जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो काम किया गया, जो टारगेट्स बनाए गए, वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, स्लोगन फोर्थ 5 ईयर प्लान में था। अभी मैं इस प्लान हॉलीडे पे बात करूंगा। बांग्लादेशी रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम हुई थी 1971 में, फिर वॉर हुई थी, पता है आपको, है ना। हमने लिबरेट करवाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से, तो फिर वो रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम, हम खुद भी वॉर में इन्वॉल्व थे, ड्रोट आ गया, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान भी फेल हुआ था। हालांकि शुरू के तीन प्लान ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अब फुली तरीके से इंप्लीमेंट हो गई थी। इंदिरा गांधी ने, आपको पता है 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था, सेकंड जो फेज था नेशनलाइजेशन का 1980 में हुआ था, याद है आपको। तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन में 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइजेशन क्या है, बैंक को कैसे नेशनलाइज करते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात हो गई 1969 से 74। अच्छा, अब ये इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रुको, एक छुट्टी लेने की ज़रूरत है। जब हम थक जाते हैं किसी भी तरीके चीज़ से, तो हम रुक के छुट्टी लेते हैं ना, 2 दिन रेस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही थर्ड 5 ईयर और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में एक प्लान हॉलीडे आया था 1966 से 69, 3 साल का। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई। तो अब देखो, ये जो अतरंगी चीज़ें हुई ना बीच बीच में, वो ऐसे हुई है कि तीसरे और चौथे के बीच में हुई है, एक पाँचवें और छठे के बीच में हुई है रोलिंग प्लान, और एक छठे और सातवें और आठवें के बीच में हुई है। मतलब तीसरे और चौथे के बीच में हुई है, पाँचवें और छठे के बीच में हुई है, और सातवें और आठवें के बीच में हुई है। अब कैसे कैसे क्या हुई है, तीसरे और चौथे के बीच में कौन सी हुई है, प्लान हॉलीडे। रुक के हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी कि भाई रुको 3 साल, बहुत खतरनाक 2 युद्ध हो गए और ड्रोट आ गए, सूखा पड़ गया। ठीक है,
पांचवें और छठे के बीच में क्या हुआ था मैं आगे बताता हूँ आपको। ये हो गया, चलो ठीक है। पांचवा प्लान आते हैं। पांचवें प्लान में जितनी भी स्कीम्स थी ना, ये वाली जैसे आईसीडी, हाँ सॉरी, ये वाली स्कीम्स तो इधर हुई थी। आईसीडीएस को पांचवें प्लान में लॉन्च किया गया। आईसीडीएस मतलब वो जो आंगनवाड़ी वाली जो योजना है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये पांचवें प्लान में 1975 में लॉन्च किया गया। ये ध्यान रख लेना, पांचवें प्लान की इंपॉर्टेंट है, 75 से 5 याद रख लेना आप तो, ठीक है। इसको धार मॉडल बोलते हैं क्योंकि डीपी धार जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। इनमें आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन का एम था। अब वो एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है कि ऐसे पूछ लेता है कि कौन से प्लान का जो एम था वो सेल्फ सफिशिएंसी एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन था, ठीक है। आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन कौन से प्लान का उद्देश्य था, तो अपन क्या करके आएंगे, पांचवा प्लान। चौथे में तो स्लोगन दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको पता है कि 75 में इमरजेंसी आई थी, पता है आपको। फिर इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट ने जैसे तैसे करके 78 तक वो किया। फिर इंदिरा गांधी जी हार गई थी, तो कौन आया था आपको पता है, मोरारजी देसाई आए थे, ठीक है। तो वो हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, फिर वापस 80 में इंदिरा गांधी जी आ गए थे। तो जैसे ही मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि यह प्लान छोड़ो, हम तो एक रोलिंग प्लान लाएंगे 70 से 80। अब वही होता है ना यार, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो उसको पुरानी गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आता, तो उसने पूरे 5 साल चलने ही नहीं है दिए, उसको 4 ही साल चलाइए, ठीक है। पूरे 5 साल चला ही नहीं, तो पांचवा 5 ईयर प्लान बीच में ही रोक दिया गया था, ठीक है। ये तो पूरा चला था 61 से 66, तो उसके बाद में प्लान हॉलीडे लाया है। तो क्योंकि गवर्नमेंट तो कांग्रेस की थी, यहाँ तो पूरा तो करेंगी, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ही चेंज हो गई थी और ये तो वैसे ही खफा थे क्योंकि इमरजेंसी वगैरह में इनको वैसे ही जेलों में डाल दिया था, तो इनका हटाओ प्लानिंग, हम तो रोलिंग प्लान ला रहे। तो पांचवें और छठे के बीच में रोलिंग प्लान लाया गया था 78 से 80, ठीक है। एक साल के प्लान लाते थे। अब ऐसे याद कर लो कि आप रोलिंग मतलब ये रोल होते जा रहे हैं कि पहले इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, फिर जनता पार्टी की आ गई, फिर वापस 1980 में इंदिरा गांधी के रोल होते जा रहे हैं एक दूसरे से, तब रोलिंग प्लान आया था। जैसे ही इंदिरा गांधी जी 1980 में आई, वापस उन्होंने इसको हटा दिया और 6th 5 ईयर प्लान ले आए ये तो, ठीक है। अब इसमें जो जितनी भी रोजगार संबंधी जो योजना है ना, वो कहीं भी आ जाए तो आपको 6th 5 ईयर प्लान टिक करके आ जाना है। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब जो भी प्रोग्राम्स है ना वो 6th 5 ईयर प्लान में आए थे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है बताने को। 7th और 8th में बात करते हैं। 7th फिर 85 से 90 में आया, तो प्रणब मुखर्जी ने इस पे रोजगार पे फोकस किया। प्रणब मुखर्जी का कहीं भी नाम आ जाए जिनकी प्रमुख भूमिका किसमें थी, 7th 5 ईयर प्लान में थी। और प्राइवेट सेक्टर गोट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। अब धीरे धीरे हम क्या है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म तो बाद में हुए थे थोड़े, ठीक है। तो हम धीरे धीरे 7th 5 ईयर प्लान वाज द फर्स्ट प्लान वेयर प्राइवेट सेक्टर गोट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र से भी ऊपर। कब, 7th 5 ईयर प्लान में, 85 से 90 वाले में, ठीक है साहब। 90 हो गया। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। आपको पता है ना कि 90 के बाद में 89 में कौन थे, राजीव गांधी जी हट गए, फिर वीपी सिंह जी आए, वीपी सिंह जी के बाद में चंद्रशेखर साहब आए, चंद्रशेखर के साहब के बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव आए। फिर अब ये जैसे वीपी सिंह ने कितने लगभग 1 साल से भी कम इन्होंने पोस्ट पे रहे थे। चंद्रशेखर जी कब रहे थे, ये 200 और कुछ दिन रहे थे, 200 पता नहीं 230 दिन के आसपास रहे थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी ने आके चलो पूरा कोटा तो पूरा किया। फिर अटल बिहारी जी वाजपेयी आए जो कि उनकी सरकार 16 दिन ही रही थी। एच.डी. देवगौड़ा साहब आए, फिर इंद्र कुमार गुजराल साहब आए। तो ये बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, यार इतने सारे पीएम चेंज हो रहे हैं, कम से कम 3-4 तो हो ही गए थे यहाँ पे। राजीव गांधी जी के बाद में वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर के बाद में नरसिम्हा राव, 4 तो अभी हो गए। तो फिर इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण 2 एनुअल प्लान लाए, 2 एक साल के प्लान लाए, 1990 से 91 से 92 में, ठीक है। तो 7वें और 8वीं के बीच में एनुअल प्लान आए। ओके, ऐसे याद कर लो कि ऐसा कौन सा एरा था जिसमें हर साल ही मुख्यमंत्री चेंज हो रहे थे। ये भी 1 साल से कम रहे, ये भी 1 साल से कम रहे, ठीक है। वीपी सिंह और चंद्रशेखर तो एक साल से कम रहे, तो एक साल के प्लान ले आइए अपने अपने 2 एनुअल प्लान, ठीक है। अब 1992 के बाद में सब कुछ सही चला। फिर 1992 से 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17, ये सब फिर कोई दिक्कत नहीं थी उनमें, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, अब आपको पता ही कि 1991 में क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म आए थे, पता है आपको। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय हुम, श्री पीवी नरसिम्हा राव। मेंस में ध्यान रखना है, श्री लेट पीएम ये सब लगाने आ गए। अपने चाचा तो लगते नहीं कि, और चाचा भी लगते तो उनकी रेस्पेक्ट करनी थी, अपना दोस्त तो लगता नहीं कि पीवी नरसिम्हा राव लिख दिया, ठीक है। मिलर मॉडल भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म लाए, ठीक है। पीएम, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, ध्यान रखना। कौन से प्लान में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देखो होता क्या है कि किसी भी
चीज़ की प्रोग्रेस ना धीरे धीरे होती है। हम आज ही चाहें कि हम आईएएस क्लियर कर लें तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। वैसे ही पहले तो हम चाह रहे थे कि यार ग्रोथ रेट स्टेबल हो, जीडीपी का क्वांटिटी बढ़े। अब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लग गई तो हम क्वालिटी पे भी ध्यान लेने लगे। क्या भाई जो जीडीपी बढ़ रही है लोगों तक पहुंचे तो सही, ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो इस पैसे का, पैसे कमा लिए ठीक है, लेकिन उससे विकास तो हो अपना, अच्छा घर बनाए लोगों के लिए, लोगों को शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें। तो ये 8th 5 ईयर प्लान में 1992 जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म हमने किया तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया। ऐसे याद कर लो आप तो, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। 9th 5 ईयर प्लान एंड 10th 5 ईयर प्लान। 9th 1993 से 2000, इसमें इसकी जो थीम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। अब देखो वही ह्यूमन डेवलपमेंट पे बातें होने लगी तो अब सोशल जस्टिस की बातें होने लग जाएगी, सामाजिक न्याय और समानता की बातें। तो कौन से 5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात हुई? 9th 5 ईयर प्लान में कि ग्रोथ तो ठीक है लेकिन इसके साथ सामाजिक न्याय और समानता भी होनी चाहिए, नहीं तो असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 7 बेसिक मिनिमम सर्विस। आप देखो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी कैसे आएगी? जब आप हेल्थ पे फोकस करोगे, एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन पे, रोड्स पे ज़्यादा पैसे दोगे लोगों को तो ठीक है। और ये आपको पता है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1997 में, तो उसके कारण ये फेल हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं हो, मान लो कि कौन से प्लान फेल हो गया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब यदि आपको ये पता है कि 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और आपको यदि 9th 5 ईयर प्लान का पता है तो आप जोड़ दो दोनों को, ठीक है। तो अब इसमें 9th 5 ईयर प्लान में तो बस ये याद करना है कि देखो 8th में तो बातें हो गई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें हो गई थी। अब कौन कैसे याद करता है? जैसे फिर मैंने अपना ट्रिक ये बना रखा है कि मैं लगभग यहाँ पे पैदा हुआ था, तो जिस साल में पैदा हुआ था लगभग उसी साल ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें होने लग गई, मानव विकास की बातें होने लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। वैसे आप भी अपना कोई ट्रिक बना लो यार, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अगला वाला प्लान आया फिर तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बातें होने लग गई, ठीक है। चलते आगे। 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 7, इसमें टारगेट रखा गया 8% जीडीपी। अब मैंने ऐसे याद कर रखा है कि 10 में से 2 घटाओ तो टारगेट 8% का रखा गया, 11 में से फिर 2 घटाओ तो टारगेट 9% का रखा गया। मतलब 11th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो 9% ग्रोथ का था, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो 9% का था, 10वें का 8% था। और इसमें टारगेट रखा गया कि पर कैपिटा जो इनकम है डबल कर देंगे 10 साल के अंदर भाई, ठीक है। और पॉवर्टी को रिड्यूस कर देंगे, 15% पे ला देंगे, अभी तक भी 21% है। तो इससे क्या सीख मिलती है? क्या हम प्लानिंग करना छोड़ दें? नहीं भाई, गवर्नमेंट भी यार, गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है लेकिन अपना देश भी तो इतना बड़ा है, अपने देश के लोग सुधरते गए, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, डाइवर्सिटी इतनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी, प्लानिंग फिर भी करती रही, भले ही टारगेट अचीव नहीं हो, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, 20%, 30%, 40%, 50% भी यदि होता है तो ठीक। वैसे ही अपने को भी ध्यान रखना है कि प्लानिंग करना मत छोड़ना। दिस इज ए क्रूशियल फेज ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। यदि चीज़ें नहीं हो पा रही तो भी बैठो, प्लानिंग करो, डेली प्लानिंग करो, सप्ताह की प्लानिंग करो, महीने की प्लानिंग करो और लगे रहो, बस ऐसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। हमें 100% इफिशियंसी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। आगे चलते हैं साहब। 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान मैंने बता दिया कि 11 में से 2 गए तो 9% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th की थीम इतने एग्जामों में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो 11th की तो थीम है कि टुवर्ड्स फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो इंक्लूसिविटी की बात तो हो रही है, इसकी समावेशिता की, और फास्ट भी बात हो रही है, लेकिन 12th में फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी घुसा दिया, ठीक है। तो अभी अपने को पता है कि एसडीजी जो गोल्स हैं वो कब से शुरू हो गए? 2015 से 30 के लिए। तो 2015 कब है? 12th 5 ईयर प्लान में। तो सस्टेनेबल ग्रोथ की बातें कब शुरू हुई? 12th 5 ईयर प्लान में। सतत विकास की बातें, पहले तो विकास हो जाए वही बड़ी बात है, फिर हम बोल रहे हैं कि 12th में तो सतत विकास भी होना चाहिए, ठीक है। तो फास्ट और इंक्लूसिव था 11th में, फिर फास्ट, इंक्लूसिव और सतत भी है, ठीक है ये। और 2017 में खत्म हो गया, तो प्लानिंग कमीशन भी हमने खत्म कर दिया। उसके साथ जो एनडीसी जुड़ी हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी हमने खत्म कर दी, ठीक है। और ये आपको पता है ये 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, ठीक है। हाउसिंग बबल हो गया था, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे मेंस के लिए। हाउसिंग बबल क्या होता है, कैसे सब प्राइम क्राइसिस ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। तो हमने टारगेट तो अचीव नहीं किया, हालांकि हम उतनी गंदी तरीके से नहीं गिरे थे, क्योंकि थैंक्स टू आवर रघुराम राजन जी, ये भी IIT दिल्ली से ही पढ़े हुए। मैं कितनी बार नाम लेता हूँ अपने उसका, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नीति आयोग में। ये खत्म हो गया अपनी प्लानिंग साहब। नीति आयोग, अब क्योंकि प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन था, वो 2017 में हमने हटा दिया, तो अपने 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाए। जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से हो गया। ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, न तो प्लानिंग कमीशन था, नहीं। देखो भाई, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम बोलेंगे, कोई आर्टिकल हो तो नहीं है। यदि कोई कानून द्वारा पारित किया गया पार्लियामेंट में, तो
वो स्टेटूटरी बॉडी होगी, संविधान सांविधिक बॉडी होगी, लेकिन ये भी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बना दिया, मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके। तो ये न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, नो स्टेटूटरी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट थिंक टैंक है, मतलब ये सोचने का काम करता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है। ये चेयरपर्सन कौन है, इसकी चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो श्री सुमन बेरी है, ये भी ध्यान रखना। और इसके जो सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। इतनी सारी चीज़ें। हाँ भाई देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पॉलिसी बनाने में लगे पड़ेंगे, जैसे गवर्निंग काउंसिल है, या ये गवर्निंग काउंसिल, अब देखो होता क्या है, नीति आयोग में होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसके साथ में जितने भी CM है अपने देश में, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो कहीं लेजिस्लेटर हो, जैसे दिल्ली के लेजिस्लेटर केजरीवाल जी है, पुडुचेरी वाले CM जी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटीज़ के, है ना। कुछ यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कुछ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। और अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये सब मिलके नीतियाँ बनाएंगे साहब बैठ के, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में ये भी बैठे रहेंगे साथ में, ये क्या नाम है, सुमन बेरी साहब। तो गवर्निंग काउंसिल में PM मेंबर्स और ये सब होंगे, ठीक है। अब इनको आगे इनका कागजी कार्रवाई करना है, प्रिंट आउट निकालना है, ऑफिस होना चाहिए, सब कुछ मोड़ लगानी है इन पे, ठीक है। इनका प्रचार करना है, इन सबको जो भी स्टाफ है आपका उसको मैनेज करना है। उसके लिए एक CEO तो चाहिए ना जो कि ऑफिस को संभाल सके, उसके लिए BVR सुब्रमण्यम जी है, ठीक है। ये पॉलिसी पे काम करते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और गवर्निंग काउंसिल। और ये उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे कैसे क्या है, वो पॉलिसी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, जिला कलेक्टर उस पॉलिसी को कर रहा है नहीं कर रहा, तो या तो ये देखने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, मान लो नीति आयोग कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, जैसे इंडिया 75 रिपोर्ट निकालता है, तो उस रिपोर्ट की जितनी भी कागजी कार्रवाई है, उसमें प्रिंट सही आया है नहीं आया, बुक छपी है सही है, ये सब काम अपने सुब्रमण्यम जी करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया साहब गवर्निंग काउंसिल, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया वाइस चेयरमैन साहब, CEO साहब बता दिए, अपने चेयरमैन साहब बता दिए। इसके अलावा 4 ऐसे मेंबर है जिनको यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, जिनको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स घोषित किया जाता है। वो कोई भी हो सकते हैं। अभी जो मोदी जी ने कर रखा है, जैसे राजनाथ सिंह जी को कर रखा है, अमित शाह जी को कर रखा है, जो बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको कर देते हैं। वो कोई काम के नहीं है अपने, ठीक है। अपना काम का बस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, CEO है और गवर्निंग काउंसिल है, ठीक है। और फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं जिनका काम मतलब एक तरीके से हमेशा के लिए ऑफिस में रहते हैं, ये पॉलिसी को वो करने के लिए। तो विजय सारस्वत साहब है, रमेश चंद जी हैं, विनोद कुमार पॉल जी है और डॉक्टर अरविंद वीरमानी जी है, ठीक है। अब ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहते तो यदि आप मेरी तरह हो कि याद नहीं रहती चीज़ें तो फिर बल्ले बल्ले, टेंशन ही नहीं लेता फिर मैं ज़्यादा चीज़ों की, ठीक है। तो कर लो कोशिश याद हो जाए तो। अच्छा, नीति आयोग 3 टाइप के ड्राफ्ट बनाता है। जैसे अपन ने देखा था ना, FRBM एक्ट भी 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स तैयार वो करता है, ठीक है। वैसे ही नीति आयोग भी 3 टाइप के बनाता है। कि कौन कौन से, एक तो देखो एक्शन जो होता है वो तो इमीडिएट होता है, आपको एक्शन लेना होता है तो इमीडिएट, तो 3 ईयर का तो एक्शन प्लान कि अभी क्या करना है ये बताओ आप। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी लंबी बनती है कि 7 साल की स्ट्रैटेजी क्या है, और विजन तो बहुत लंबा होता है कि भाई विजन तो मेरा तो पता नहीं क्या है, तो 15 ईयर का विजन है, ठीक है। तो 3, 7, 15 एक्शन, स्ट्रैटेजी और विजन डॉक्यूमेंट, ये तीनों याद रख लेना। आप ऑप्शन दे सकता है कि कौन सा ड्राफ्ट में नहीं है नीति आयोग के में। अब नीति आयोग क्या है, कुछ सूचकांक, कुछ रिपोर्ट जारी करता है। अब ये आप रट लेना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन की बात आ जाए तो नीति आयोग, क्योंकि थिंक टैंक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, अभी आगे पढ़ेंगे अपन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब पॉवर्टी पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट एनर्जी, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, तो ये सब क्या है नीति आयोग के। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यदि 4 ऑप्शन में नीति आयोग हो तो कोई इंडेक्स हो जो कि इंडिया लेवल का हो तो आप नीति आयोग लगा सकते हो सेफली, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल ये कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का हो तो, जैसे एनर्जी इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल का नहीं होता, नीति आयोग का होता है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नहीं होता, ये किसका होता है, नीति आयोग का होता है। तो ये आप एक बार पॉज कर लो, लिख लो, रट लो। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का है। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो अभी मोदी जी ने दिया है, ये कौन इंप्लीमेंट करता है, नीति आयोग करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कुछ डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है, कुछ 128 डिस्ट्रिक्ट के साथ, उनको कौन करता है, नीति आयोग करता है। पोषण अभियान नीति आयोग का है। दर्पण पोर्टल जिसपे NGO रजिस्टर करते हैं वो नीति आयोग का है। इंडिया 75 रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग का है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो मैंने बताया था ना, ये नीति आयोग का है साहब। अब ये तो आपको रटने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अभी मैं रोक देता हूँ, ठीक है। ले लिया, चले आगे, रट लेना भाई साहब। अब आते हैं प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। भाई प्लानिंग कमीशन आपको पता है 15 मार्च 1950 से चालू हुआ था, ये 1 जनवरी से चालू हुआ है 2015 से, ठीक है।
ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और सांविधिक दोनों ही नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को था इसके अंदर, जिसको अबॉलिश कर दिया गया। इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें पीएम और मेंबर्स कौन होते हैं, सारे तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटर, जिस यूटीज में लेजिस्लेटर है वो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, ध्यान रखना। नीति डजंट डिसाइड द फाइन, ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन तो पैसे भी डिसाइड करता था कि स्टेट्स को कितने मिलेंगे, है ना, लेकिन नीति आयोग का काम ये नहीं होता। अभी कौन कौन डिसाइड करता है कि स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, फाइनेंस कमीशन, 280 आर्टिकल अपन ने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन का किस हिसाब से एरिया वाइज डिस्टेंस फ्रॉम इनकम डिस्टेंस 45%, एरिया, डेमोग्राफी, सब पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। चलते हैं आगे। अब एक ये जो एसडीजी इंडेक्स निकालता है नीति आयोग, इसमें ये इंपॉर्टेंट है इस बार कि राजस्थान का क्या क्या है। तो राजस्थान का भाई पहली बात तो 83 इंडिकेटर्स होते हैं और 14 गोल को कवर करता है। एसडीजी में टोटल 17 गोल है, आपको पता है, तो उनमें से 14 गोल को ये कवर करता है राजस्थान का, वो निकालने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। ओवरऑल जो स्कोर रहा है वो राजस्थान का 60.25 रहा है, और परफॉर्मिंग कैटेगरी में, मतलब इन्होंने क्या किया, हर स्टेट को कोई एस्पिरेंट है, कोई परफॉर्मर है, कोई फ्रंट रनर है, कोई किसी ने तो अचीव ही कर लिया। मतलब 0 से लेकर 100 तक एक ये इंडेक्स होता है। तो जिसका स्कोर 50 से कम है उसको तो एस्पिरेंट, जैसे हम एस्पिरेंट है भाई, है ना, हम अभी आरएस बने नहीं है। परफॉर्मर, हमने मान लो मेंस क्लियर कर लिया, प्री क्लियर कर लिया, तो हम परफॉर्मर हो गए। वैसे ही 65 से 50 के बीच में जो स्कोर आया उसका परफॉर्म हो गया। फिर हमने मेंस भी क्लियर कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे तो हम फ्रंट रनर है, ठीक है, और हम सेलेक्ट हो गए फाइनली तो हम अचीवर है। तो ये ध्यान रखना, 65 से 100 के बीच में फ्रंट रनर। तो अपन कहाँ पे हैं अभी राजस्थान में, अभी हमने प्री क्लियर करके मेंस दे रहे। 50 से 65 के बीच में अपना स्कोर है, सॉरी स्कोर कितना था, स्कोर था अपना 60.25, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी किया है कि सबसे जो फर्स्ट रैंक वो सीकर की आई है, सीकर झुंझुनू वाले भाई साहब खतरनाक है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक सीकर और झुंझुनू की आई है। तो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इन जॉब में हैं, तो उन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो ये तो होंगे ही यार आगे, ठीक है। और अच्छी बात है, वी गोट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट्स। और इनका जो सीकर का स्कोर भी आप याद कर लेना, 65.92, ध्यान रखना, ठीक है। और थर्ड नागौर है, तो ये एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट ही हो गए। और लास्ट में अपना जैसलमेर है साहब, ठीक है, हो गया साहब, ये हो गया। तो ये याद रख लेना आपकी सीकर, झुंझुनू, नागौर और चौथे पे जयपुर है। ये मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वहीं से रिपोर्ट से उठा लिया है। और लास्ट की बात करें तो जैसलमेर, उससे ऊपर बांसवाड़ा है और उससे ऊपर बाड़मेर है, ठीक है, बाबाजा बाड़मेर, बांसवाड़ा और सबसे नीचे जैसलमेर है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना आप। अब आते हैं पॉवर्टी पे, डिफरेंट एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है भाई, अरे अमर्त्य सेन जी ने कहा है कि भाई यदि आपके पास उतने भी पैसे नहीं कि आप मिनिमम बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं कर पाओ, मूलभूत आवश्यकताएं, न्यूनतम मूलभूत, जैसे आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, यदि ये भी आप पूरी नहीं कर पाओ, रोटी, कपड़ा, मकान एक मूवी भी थी आपको पता हो तो, ठीक है, तो आप पुअर हो। तो अब कौन कौन सी कमेटी, सब कमेटी ने अलग अलग किया। जो अलगा कमेटी थी उसने कैलोरी के हिसाब से किया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो खाना है, तो यदि 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में मिल रही है और 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में मिल रही है तो आप ठीक हो, गरीब नहीं हो। इससे कम मिल रही तो फिर आप खाना भी आपको नसीब नहीं रहा तो आप गरीब हो, ठीक है। अलगा कमेटी ने ये कहा था, ठीक है। ये कैलोरीज होगी रूरल एरियाज में, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा होती है, मजदूरी का काम ज़्यादा होता है, तो उन्होंने ज़्यादा कैलोरीज डिसाइड किए, तो अलगा कमेटी ने कैलोरी के हिसाब से किया है, ठीक है। सिंस कुकिंग मेरी हॉबी है तो मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन सी कमेटी है जो कि कैलोरी के हिसाब से पॉवर्टी को एस्टिमेट करती है, वो अलगा कमेटी है, ठीक है। मैं भी देखो रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ साथ। लकड़ावाला कमेटी, इसने कैलोरी इंटेक प्लस क्लोथिंग प्लस शेल्टर, इसने सोचा, इसने कहा कि सिर्फ खाना ही नहीं भाई साहब, कपड़े भी होने चाहिए आपके इस पे, आपके सर पे छत भी होनी चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने ये किया। तो बस इतना ही याद रखो, लकड़ावाला कमेटी कैलोरीज भी करती है, क्लोथिंग करती है, शेल्टर भी करती है, ठीक है, अलगा और लकड़ावाला। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 21% हम बोलते रहते हैं, 21.9% 2011 में हम पढ़ते, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी जी ने कहा है, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती है, पीएम मोदी की या नीति आयोग की जो भी है, ये इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। 21.9% जो नीतियां बनती है, जो पॉलिसीज लाते हैं, वो इसी कमेटी के आधार पर लाते हैं। तो ये क्या करता है, ये मंथली पर कैपिटा इनकम रूरल एरिया में 827 याद रख लेना आप, तो 27 पर डे, और अर्बन एरिया में यदि कोई 33 पर डे यदि पैसा खर्च कर रहा है, इससे कम पैसा खर्च कर रहा है, इससे कम पैसा है उसके पास, तो वो पुअर होगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का भी एक कंसेप्ट होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि भाई साहब 33 रुपये किसी के पास है तो वो तो पुअर हो गया, जैसे ही 34 रुपये आए वो क्या हुआ, वो धनी हो गया, धनवान हो गया। धनवान नहीं मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है वो, ठीक है, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो, धनवान नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी। तो
ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी यार, कि आपने 1 रुपया में ही, 1 रुपया में तो ये अब पॉवर्टी लाइन हो गया। तो फिर मान लो बहुत सारी बीपीएल के लिए स्कीम्स आती है, इसको फायदा ही मिलेगा, जबकि फायदा ही नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। 1 रुपये का तो अंतर है, तो इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है इसकी, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी, इन्होंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 5 की फैमिली के बारे में कहा। ये तो पर कैपिटा थी कि एक जना एक दिन में कितने पैसे खर्च कर रहा है, 33 और 27 था। लेकिन सी रंगराजन साहब ने कहा कि एक फैमिली और 5 जनों की फैमिली कितना पैसा खर्च करी, तो रूरल में 460 और अर्बन में 70-35। यार ये उतना जरूरी नहीं है, 70-35 भी याद रख लेना, 35 का आधा 70, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बस याद रख लेना कि किसका क्या क्या पैरामीटर है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो हम बोलते हैं ना कि इंडिया विकसित देश है, विकासशील देश है, मिडिल इनकम कंट्री है इंडिया, कैसे क्या है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है। अभी हाल ही में रिवाइज किया गया है इसको, 2018 में हुआ, 17 में हुआ, शायद 19 में हुआ शायद रिवाइज, ठीक है। पहले आपने पढ़ा होगा $1.9 यदि कोई खर्च कर रहा है, इससे कम खर्च कर रहा है तो वो पुअर है, नहीं तो वो नहीं है पुअर। लेकिन इसको अभी रिवाइज कर दिया गया, अब $2.15 हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये अपडेटेड है कि यदि और एक्सट्रीम पॉवर्टी यदि 1.25 रुपये पर डे यदि वो खर्च कर रहा है, इससे कम खर्च कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में भाई साहब, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एसडीजी जो इंडेक्स है वो SDG 1 आपको पता है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, नो पॉवर्टी। तो उसमें जो टारगेट रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि 2030 तक हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को तो 0% कर देंगे, मतलब ऐसे लोग बचने ही नहीं चाहिए जिनके पास 1.25 से कम हो। लेकिन ये जो पॉवर्टी है, ठीक है, 2.15 वाली, इसको हम आधा कर देंगे, ठीक है, कम से कम 50% तो करें। ये टारगेट 1.2 ये था, 1.1 ये था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी 1.25 पर डे से खत्म से नीचे वाले लोग तो बचने ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चले साहब, लोरेंज कर्व एंड SDG। अच्छा साहब ये क्या है, ये बस अपने को प्रीलिम्स के लिए तो ये SDG तो अपने कर लिया कवर। लोरेंज कर्व अपने को बस प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, इनकम इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। और इसके अंदर एक गिनी कोफिशिएंट होता है, गिनी कोफिशिएंट आपको पता है। कपिल की वाइफ का नाम क्या है, कपिल शर्मा की वाइफ का नाम गिन्नी, उससे याद कर लो आप। इनके बीच में इनइक्वलिटी बहुत है। या फिर ऐसा कर लो कि जब ये कपिल की लाइफ में आई थी उससे पहले कपिल गरीब था, मान लो, ठीक है, बहुत गरीब था, और फिर कपिल शर्मा सो चल गया एंड ऑल, तो इनकम इनइक्वलिटी काफ़ी हो गई पहले से और अभी से। कैसे भी करके याद कर लो यार, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वलिटी, 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी। ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा समझाने का देखो एग्जाम में नहीं आएगा ग्राफ, बस वो इतना आएगा कि लोरेंज कर्व किससे रिलेटेड है, इनकम इनइक्वलिटी के। लेकिन अभी मैं 1 मिनट देख के आपका डर खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना, मेंस के लिए भी करना है, और हमें प्रीलिम्स से डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स से डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये जो 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन है। कैसे भाई, देखो 20% है यहाँ पे और ये भी 20 है, ठीक है, मतलब 20% इनकम जो है वो 20% लोगों के पास है, ठीक है। मान लो अपने देश में 100 रुपया है और 100 लोग हैं, ठीक है, तो नीचे से अपन चालू करें तो नीचे वाले जो 20 लोग हैं वो 20 रुपया उनके पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट इक्वलिटी है भाई। जब हम इस लाइन को यहाँ से खींचते हैं और नीचे देखते हैं तो 60-60, मतलब 60 रुपया यदि हम बोले कि कितने लोगों के पास है, तो 60 लोगों के पास मिला के 60 रुपया, बढ़िया बात है। ऐसे ऐसे हम जाते जाएंगे, तो परफेक्ट इक्वलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है, सबके पास बराबर का पैसा है, ठीक है। 80 रुपये 80 लोगों के पास मिला के सबके पास 1-1 रुपया है, और 100 रुपये यदि हमें चाहिए तो पूरे 100 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जब जाके 100 रुपया होगा, ठीक है। सब ये तो हो गया परफेक्ट इक्वलिटी, ये लाइन तो हो गई। अब ये जो असली वाली लाइन जो है वो तो ऐसे होती है, ठीक है। वो ऐसे क्यों होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अंबानी के पास तो बहुत सारा पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो देखो जितनी ये लाइन नीचे झुकती जाएगी ना, उसका मतलब उतनी इनइक्वलिटी है। देखो क्यों, क्योंकि देखो भाई, अब यहाँ पे आओ, आप 40 वाली लाइन पे आओ, 40% जो पैसा है ना वो नीचे वाले 80% लोगों के पास है लगभग। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, बाकी के जो 20% है ना उनके पास 60% है। अब ऊपर जाओ आप, जो मान लो यहाँ पे 80% जो पैसा है ना वो नीचे के किनके पास है, 90% लोगों के पास है। मतलब ऊपर के जो 10% बचे वो उनके पास 20% पैसा है। समझ रहे हो, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में तो ये जो ग्राफ है ना इतना पिचका हुआ है कि ये तो एक एग्जाम्पल था। इंडिया में तो ग्राफ ऐसा है भाई साहब, मैं बता दूँ आपको, ऐसा ही है ग्राफ इंडिया की बात करें तो, मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। कैसे, देखो मैं एक डेटा बताता हूँ आपको। इंडिया में जो टॉप के 10% लोग हैं ना उनके पास 77% इनकम है। मतलब मैं बात करूं टॉप के 10% लोग ये हुए लास्ट वाले, इनकम में बात करूं
और यहाँ पे ले जाऊँ तो ये बाकी की जो ये यहाँ पे लगभग 20% आएगा मान लो, तो बाकी की जो 80% इनकम है ये 10% लोगों के पास है। सोचो, समझ में आया? नहीं आया तो मस्त रहो, एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये ग्राफ में बना देता हूँ आपको। ये परफेक्ट इक्वलिटी वाली ग्राफ है, ये इंडिया का हालत है, ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ये टोटल 100% लोग हो गए, ये 90% लोग हो गए, यहाँ से लेकर ये 90% गरीब लोग थे, ये 10% अमीर लोग हैं। अब यदि मैं करूँगा ना तो ये देखो, इसको मान लो यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो 20% इनकम है ना, ये किसके पास है? इस कर्व की बात करूँ तो ये 90% लोगों के पास है, ठीक है। और ये 10% जो बची है ये पूरी इनके पास है। इधर वाला जो कोना बचा हुआ पूरा इधर वाला बच गया ना, ये 90% इनकम किसके पास है? सिर्फ 10% के पास है। 90 नहीं, मतलब 80%। तो जो डेटा की यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो ऊपर वाले जो 10% है, 10% अमीर लोग हम उठा ले तो उनके पास 77 रुपये हैं। मान लो टोटल 100 लोग हैं, 100 रुपये थे, उनमें से ऊपर वाले अमीर हम 10 लोग उठा ले, उनके पास 77 रुपये आए। और ऊपर वाले सिर्फ 1% लोग उठाए, मतलब सबसे एक वाला लोग उठाए तो 33% वेल्थ है उनके पास। बताओ साहब, ठीक है। तो इतनी इनइक्वलिटी है इंडिया में। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको बिल्कुल चिपका देता हूँ, अब ये जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो होता है एरिया A/A+B। ये सब मैथमेटिक्स है, आपके कोई काम का नहीं है। ये जो येलो टाइप से एरिया दिख रहा है ना, अब मुझे तो कलर भी नहीं पता इसका कौन सा है, ठीक है। जो भी है, आप लड़कियों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनके लिपस्टिक के काफ़ी सारे लिपस्टिक के या नेल पॉलिश के काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो ये सब सेम है। अभी आगे की स्टोरी भी बताऊंगा मैं आपको नायिका की, ठीक है। तो अभी बता दूं क्या? चलो मैं आगे बताऊंगा नायिका वाले में, ठीक है। तो A/A+B मतलब ये वाला एरिया अपॉन टोटल एरिया, ये गिनी कोफिशिएंट होता है। अब ये कोई काम का नहीं है। अब एक बार बताओ, आप परफेक्ट इनइक्वलिटी कब होगी? जब इसको मैं ऐसे कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा तो ये पूरा एरिया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए भी बराबर हो जाएगा A+B के, तो वो एक हो जाएगा, मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी। बस आपको क्या याद रखना है, गिनी कोफिशिएंट में एक परफेक्ट इनइक्वलिटी होता है। बाकी अपन मेंस में बाद में अच्छे से करेंगे, ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपका खुद का, ठीक है। अब ये गरीबी के बारे में अपन बात करें तो 5 ईयर प्लान में भी गरीबी के बारे में तो बातें हुई थी। मैंने बताया था आपको, गरीबी हटाओ स्लोगन 4th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी जी ने दिया। 5th 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भर और पॉवर्टी रिमूवल पे फोकस किया गया, ठीक है। पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, IRDP एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सब 6th 5 ईयर प्लान में हुई थी। 10th 5 ईयर प्लान में 15% ला देंगे हम पॉवर्टी को, ये डिसाइड हुआ था। और 12th 5 ईयर प्लान में हुआ था कि 10% से रिड्यूस करेंगे हम, ठीक है। ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, वैसे कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। डिफरेंट रिपोर्ट्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, और स्माइल 75 प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ये 75 सिटीज को बेगिंग फ्री, भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है, ध्यान रखना है। बस अपने को क्या याद रखना है, स्माइल 75, ठीक है। अब वो कुछ भी बोल देगा कि स्माइल 75 का ये पर्पज है, ये पर्पज है, ये पर्पज है, अपने को बेगिंग फ्री करके टिक करके आगे बढ़ना है सीधा सा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, अब भिखारियों वाली बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही करेगी इसका काम, ठीक है। अब एक आती है ऐसी चीज, अब देखो जनगणना तो 2011 में हुई थी, अभी 2021 वाली पेंडिंग अभी हुई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक पहली बार कास्ट सेंसस किया गया, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में पहली बार 1934, जब से 1931 से सेंसस चालू हुई उसके बाद में 2011 में पहली बार किया गया कि कास्ट के बेसिस पे होगा। अब बाकी जनगणना और इसमें कुछ कुछ अंतर होते हैं, वो ज़्यादा अपने काम के नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कुछ हाउस होल्ड है जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिया जाता है उस जनगणना में, कि किसी के पास घर पे छत नहीं है, या फिर वो निराश्रित या भिक्षा पे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर मेलाड होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से, और लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर है, मतलब कहीं पे ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पे बॉन्डेड लेबर थे, वो फिर उनको पुलिस ने छुड़वाया या फिर डॉक्यूमेंट्स में वो है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यार, ऐसी चीज़ का आपको बस डर हटाना था, क्योंकि ये बहुत जगह आता है। ये काम क्या आता है, बहुत सारी जो स्कीम्स होती है उसमें बेनिफिशियरी इसके आधार पर होता है कि आप ऐसी चीज़ जनगणना में यदि आपको हिस्सा दिया गया है तो फिर आप उस स्कीम को भाग लेने के हकदार हो, ठीक है। तो इसलिए ये काम आती है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी, इसने करवाया था, फिर इसके अंदर फिर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने काम किया था, ठीक है। तो ये जनगणना थी भाई साहब, ये जनगणना का मैंने लगा दिया आप, ठीक है। तो और ये पेपरलेस सेंसस थी, ठीक है। इसमें कागज वागज नहीं, वो डिजिटल डिवाइस लेके जाते थे, ऐप वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करते थे वो, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अब ये इंपॉर्टेंट है साहब, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहली बात तो कौन करता है ये UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ये दोनों मिलकर करते हैं इसको। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और UNDP, ठीक है। UNDP का HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। वैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। अब भाई साहब हाल ही में रिपोर्ट आई तो इसने कहा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर है वो कहाँ पे, इंडिया में है, ठीक है।
लगभग 16.4% लोग इंडिया में पुअर हैं, ठीक है। कितना? 16.4%, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। और 2005-06 में जब ये आई थी तब 55% थे, तो हमने लगभग 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। ये मेरे इंटरव्यू में बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मान लो मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है वहाँ पे कि सर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, सर हमने पिछले 15 सालों में 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 16.4% है अभी इंडिया में, 55% थे पहले, 41.5 को हमने 5 करोड़ को हमने बाहर निकाल दिया है, बस ये याद रखना आप, तो ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें पता कैसे लगता है कि कौन गरीब है, तो ये 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जब देखो एजुकेशन हम कर ही रहे हैं, हेल्थ हमारी सही होनी चाहिए तभी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। इसके अंदर फिर 10 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हेल्थ में 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रिशन कैसा है और बाल मृत्यु दर कैसी है, ठीक है। एजुकेशन में ये ईयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि अटेंडेंस कितनी है और एक जो बच्चा है वो कितने ईयर ऑफ स्कूलिंग एवरेज कर रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी स्वच्छता कैसी है, आपके आसपास खाना पकाने का ईंधन कौन सा है, आप मान लो एलपीजी पे बनाते हो तो आप पुअर नहीं हो, आप अभी भी कोल यूज कर रहे हो, केरोसिन यूज कर रहे हो तो आप पुअर हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर आपके सही है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या आपके घर में, आपके छत इस पे सर पे छत है क्या, ठीक है। आपके पास संपत्ति कितनी है, ये सब 10 क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको एग्जाम के लिए 3 डायमेंशन तो याद करने हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों ही एचडीआई में भी काम आते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर अपन 2 और 6 क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस, ठीक है। और कौन आके पूछता है, ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले आके पूछते हैं, ठीक है। ए पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ ही इज डिफरेंट। अब इनको अलग अलग इन्होंने वो दे दिया है, भार दे दिया है, वेटेज दे दिया है, 1/3 दे दिया है। अब ये 10 क्वेश्चन में से यदि 33% में वो डिप्राइव्ड है मान लो, ठीक है, मतलब 10 में से लगभग 4 में 3-4 में वो डिप्राइव्ड है मान लो। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा न्यूट्रिशन बालक का यार अच्छा नहीं है, मतलब जो लेवल है उससे कम है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी नहीं, ये तो ठीक है, मान लिया ये गलत हो गया, ये आपने टिक कर दिया, ये सही है। फिर वो पूछते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग इससे कम है क्या, फिर वो बोलते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, सही है मामला। स्वच्छता भी सही है। अच्छा खाना पकाने में क्या आप क्या यूज़ करते हो, बोलते हैं केरोसिन यूज़ करते हो तो आप पुअर हो भाई साहब। तो ऐसे 4 भी टिक हो गए तो फिर आपको पुअर घोषित कर दिया जाएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखो, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। ये तो है रिलेटिव पॉवर्टी कि आपने बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज किया और जो छूट गए वो भी ऐसा नहीं है कि वो अमीर है, वो भी पावर तो है, वो भी गरीब तो है लेकिन वो रिलेटिवली कम गरीब है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो ऐसा था कि भाई 33 रुपये से कम आप खर्च कर रहे हो तो आप पुअर हो, 34 रुपये भी आप खर्च कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। तो ये होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क, ठीक है व्यक्ति, ये हो गया साहब। अच्छा अब मैंने अभी ऊपर बताया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल वाली कौन निकालता है, नीति आयोग, बताया था ऊपर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग करता है। तो थोड़ी बहुत नीति, अब ये तो वर्ल्ड वाला तो ये करते हैं यूएनडीपी और ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वाले, अपने देश में भी फिर एनएफएचएस 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा यूज करके नीति आयोग भी कुछ करता है। और नीति आयोग ने अभी हाल ही में किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 14.96 14.96 क्या है अपने पुअर है परसेंटेज। ये वर्ल्ड वाला ने किया था तो 16.4 आए थे, अपने थोड़े से कम आए, इन्होंने खुद से किया। अब वो ठीक है यार, देखो डेटा गैदर करने वाली एजेंसी अलग है तो थोड़े बहुत रिजल्ट तो अलग आने ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो अच्छी बात है ये तो, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना कौन से डेटा का यूज़ करता है, एनएफएचएस 5 का यूज़ करता है। और कितनी है 14.96 कौन करता है, नीति आयोग करता है, नेशनल वाली। ओके अब आ जाते हैं एसडीआई में। एसडीआई भाई साहब 1990 से चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक, डायरेक्ट अपने सिलेबस में एसडीआई और हैप्पीनेस इंडेक्स लिखे हुए, हर साल कंडक्ट होता है। इसकी जो जनक हैं जैसे अपने एमएस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के, वैसे ही महबूब उल्ला के पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले एसडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अभी की जो थीम है वो है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग योर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये याद कर लेना भाई साहब थीम, ठीक है, थीम वगैरह पूछते हैं। अनसर्टेन टाइम है क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था, अनसेटल्ड लाइव्स है, भाई लोग बेरोजगार हो गए थे, शहरों से गाँव में आ गए थे, अनसेटल्ड लाइव्स है। शेपिंग ओवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार पे खतरा हो रही है, ठीक है। तो ये वाली थीम थी, मैंने एलेबोरेट इसलिए कर दिया ताकि आपको याद रहे। अब चलते हैं, इंडिया का स्कोर कितना है 0.633, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है 132, पिछले साल 131 थी, एक पायदान खिसक के हम नीचे आ गए, ठीक है। कैटेगरी मीडियम है। अब जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज करता है कि हाई इनकम,
मिडल, अपर मिडल, लोअर मिडल और लो इनकम, तो अपन लोअर मिडल इनकम में थे। ठीक वैसे ये भी हाई मीडियम लो में करता है, तो अपन मीडियम में है। ठीक है, टॉप 3 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। फर्स्ट स्विट्जरलैंड है, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड है। और बॉटम में ध्यान रखना साउथ सूडान सबसे नीचे और फिर चैड उससे ऊपर है। ये अफ्रीकन कंट्रीज है दोनों। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये साउथ सूडान है और ये चैड है, तो ये ध्यान रखना साउथ सूडान सबसे नीचे और चैड उससे ऊपर है। और टॉप पे स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्वे फिनलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड है HDI के अंदर। ये रट लो, ध्यान रख लो इसको, हाई चांस है आने के। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं HDI के लिए? 3 इंडिकेटर, जैसे ऊपर किया था वैसे हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन इसमें हेल्थ जब हम करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे अपनी यहाँ पे अभी लगभग 69 हो गई ना, हाँ ठीक है, इतनी है शायद, है ना। एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन में 2 पैरामीटर देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने। अब इनमें अंदर क्या डिफरेंस होता है वो अपने को अभी नहीं करना है, रट लो। वो क्वेश्चन पूछता है कि एजुकेशन पैरामीटर जो HDI का होता है वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। वो पूछ लेगा कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है, नहीं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को नहीं देखते हम। 2 पैरामीटर को देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को देखते हैं और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष को देखते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पैरामीटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कैसे पता लगेगा? उसमें पर कैपिटा इनकम हम देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति सकल आय को देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स आप अच्छे से रट लो, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में हम क्या देखते हैं कि बच्चे की जन्म के समय अपेक्षित आय कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है। एजुकेशन में हम 2 चीजें देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पैसा कितना है, पैसा कितना है, हेल्थ और एजुकेशन। अब एक बात है कि श्रीलंका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? श्रीलंका हुआ। और इनइक्वलिटी एडजस्टेड, अब देखो HDI के साथ में फिर इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI भी निकाल लेते हैं। मतलब फिर इनइक्वलिटी कितनी है? चलो, लोगों के पास मान लो इतना पैसा है, लेकिन अमीर और गरीब में कितना फर्क है, रिच और पुअर के बीच में। ध्यान रखना, इनइक्वलिटी एडजस्टेड जेंडर के बीच में नहीं इनइक्वलिटी देख रहे हैं, महिला और पुरुष के बीच में नहीं देख रहे, वो जेंडर गैप अलग से होता है। जब क्वेश्चन पूछ ले कि इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI में किसके बीच में इनइक्वलिटी की बात हो रही है, वो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वलिटी की बात हो रही है। इनइक्वलिटी तो किसी के बीच में हो सकती है, रूरल अर्बन हो सकती है इनइक्वलिटी, तो ग्रामीण और शहर में, वो मेल और फीमेल के बीच में हो सकती है, वो रिच और पुअर के बीच में हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI में रिच और पुअर के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सारा HDI क्लियर हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा HDI में। अब 4 इकोनॉमिक्स के मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने लिख दिया है। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम वो कंट्रीज है थोड़ा रिलेटिवली पुअर है, तो 4 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिया है। महबूब उल हक जी हैं जो कि पाकिस्तान से है। ठीक है, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? HDI का कॉन्सेप्ट दिया। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर ही दिया था, लेकिन ठीक है, इनको जनक माना जाता है इनका। अमर्त्य सेन जी ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत काम किया है और 1998 का नोबेल प्राइज भी इकोनॉमिक्स का इन्होंने जीता है। ठीक है, अमर्त्य सेन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट इन्होंने दिया था, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट अपन मेंस में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें अब देखो, मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ऐसे जागा कि IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स की क्लासेज होती थी। ठीक है, तो मैं इकोनॉमिक्स के कोर्सेज ले लेता और वहाँ पे इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स जैसे कभी इकोनॉमिक सर्वे जो बनाते हैं सुब्रमण्यम साहब, वो आ गए। ठीक है, गेस्ट लेक्चर के लिए कभी अमृता सेन साहब आ गए, MIT से पढ़े हुए टीचर आ गए, तो उनसे पढ़ने का अलग ही मजा है। वो इकोनॉमिक्स को जितना भी अच्छा टीचर होगा ना इकोनॉमिक्स को, वो ऐसे पढ़ाएगा कि यार ये इकोनॉमिक्स है क्या, मतलब ये तो बहुत लल्लू चीज़ है, ये तो आर्ट्स पढ़ रहे हैं अपन, वो तो बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इकोनॉमिक्स में होगा वो उतना ही तोड़ के बताएगा आपको, उतना ही आसान तरीके से बताएगा। ठीक है, तो ये लोग तो भाई साहब ये तो अलग लेवल पे होते हैं ना, तो ये तो बहुत बच्चों की तरह पढ़ाते हैं आपको इकोनॉमिक्स। और मोहम्मद यूनुस, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इकोनॉमिक्स का, ये बांग्लादेश से। इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में और रिवॉल्यूशन ला दिया था। ठीक है, तो ये तीनों इकोनॉमिक्स ठीक है। और एक अभिजीत बनर्जी हैं, इंडियन मूल के हैं, इनको 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। किस लिए मिला था? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी, क्योंकि हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, तो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किस इंडियन को मिला? अभिजीत बनर्जी को मिला। उनके साथ 2 लोग और थे, उनकी वाइफ थी, एक तो एस्टर डुफ्लो और एक माइकल क्रेमर थे USA के। ठीक है, आगे चलते साहब। हैप्पीनेस इंडेक्स भी अपने सिलेबस में।
इसको कौन करता है? पहले तो SDSN करता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ध्यान रखना ये यूएन का इनिशिएटिव है, UNDP नहीं करता इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है। ये हर साल जो रिपोर्ट है मार्च 20 को रिलीज की जाती है, मार्च 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इंडिया का स्कोर 4.04 है, 0 मतलब सबसे मोस्ट अनहैप्पी है और 10 मतलब सबसे खुश कंट्री है, ठीक है इंडिया। अब इसमें एक ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 फिनलैंड, डेनमार्क और आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड। अब ध्यान रखो उधर SDI में कौन था? स्विट्जरलैंड था साहब, ठीक है, SDI में स्विट्जरलैंड था। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है? फिनलैंड है। अब ये कैसे भी याद कर लो आप, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। बॉटम पे अफगानिस्तान लास्ट पे और लेबनान सेकंड लास्ट पे। सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है, ठीक है, और लेबनान। इंडिया जो आसपास की कंट्री सबसे पीछे है, क्योंकि इंडिया की रैंक 126 थी ना, और उधर 132 थी SDI में, याद है आपको। इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे 108, श्रीलंका 112, म्यांमार 117, बांग्लादेश 118। अब ये यार इनके अपने अपने तरीके होते हैं, मानने में तो नहीं आती ये बात कि पाकिस्तान से भी हम कम कुछ है। पाकिस्तान में तो आटा ही 300 रुपये किलो हो रहा है अभी, ठीक है, वहाँ तो हालत ख़राब है, कभी भी कूप हो जाता है वहाँ तो, ठीक है। तो हम नहीं मानते, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। हमें तो पता है कि पाकिस्तान की 108 रैंक थी, हमारी 126 थी, ठीक है। अब इसमें 6 पैरामीटर है: स्वास्थ्य, इनकम, फ्रीडम स्वतंत्रता, एब्सेंस ऑफ करप्शन, सोशल सपोर्ट कितना है, उदारता कितनी है सोसाइटी में, जेनरसिटी। अब ये 6 मापदंड है, ये रट लेना। अब ये कैसे रेट होगी मुझे नहीं पता। ये हेल्थ, ये पैसा के बाद में करप्शन से फ्रीडम, ये देखो टेबल के नीचे से ले रही है। इसके अलावा ये सोशल सपोर्ट एक दूसरे का, ये फ्रीडम और ये जेनरसिटी, उदारता। अब ये आप चित्र देख लो एक बार अच्छे से, ताकि थोड़ा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। आगे चले, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करवा सकता आपको, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, ओके। अब मैं रिपोर्ट पढ़ूँ, उनके पीछे क्या लॉजिक था, ये सब साथ लेने का, ये इतना टाइम मेरे पास नहीं है, लॉजिक अपन निकाल लेंगे बाद में। अब आते हैं साहब ई कॉमर्स क्या है, लास्ट स्लाइड है, बस होने वाला है खत्म। ई कॉमर्स वो वेबसाइट होती है जहाँ पे आप कंप्यूटर पे क्लिक करके इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटली चीज़ों को खरीदते हो और बेचते हो। फॉर एग्जांपल अमेजन हो गया, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, बुक माई शो, अभी ओ माई गो 2 का मान लो टिकट करवाना तो बुक माई शो से, तो आप एक सर्विस खरीद रहे हो एक तरीके से, ठीक है। लेंस कार्ड जो कि चश्मे बेचता है, नाइका जो कि, अब नायिका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो RPSC को महिलाओं से प्यार है, ठीक है। महिला पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा, जैसे रूमा देवी का आ गया, एक चेयरमैन बनी थी शायद SBI की, उनका आ गया, तो उनको प्यार है RPSC को, और होना भी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट पे कोई विमेन सोसाइटी के सेकल्स को तोड़ के आगे बढ़ रही है तो उसको प्रमोट करना भी चाहिए एग्जाम्स के थ्रू। तो ये IPO गई थी नायिका 2021 में। तो इनका जो इनकी जो संस्थापक है वो फाल्गुनी नायर है, तो ये याद रख लेना इनका नाम। मैंने शायद PPT में डालना भूल गया हूँ, इनका नाम मैं डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप उस टाइम याद रहे आपके, ठीक है। तो ये क्या करती है नायिका, ये महिलाओं के स्पेशली प्रोडक्ट्स बेचती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो वो वाली स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। और वो कुछ नहीं है कि जैसे हम लोगों को तो लड़कों को कहाँ शेड्स पता होते हैं, तो एक ऐसे ही मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, तो उसका थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन है, मैं मूड फ्रेश करने के लिए सुना देता हूँ थोड़ा। कि मैं बेकरी शॉप पे गया, मैं खड़ा था वहाँ पे, तो मेरे आगे एक महिला शक्ति खड़ी थी, नारी खड़ी थी। तो उसने बोला कि भैया कौन कौन से क्या क्या है आपके पास? तो भैया बोले कि मैम दिस इज़ रेड वेलवेट, दिस इज़ ब्लैक करंट, दिस इज़ ब्लैक फॉरेस्ट, दिस इज़ चॉकलेट एंड दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस। मैं ठीक है, मैं खड़ा खड़ा सुनता रहा, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। उन्होंने अपनी शॉपिंग करके वो चली गई। फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा भैया बताओ क्या क्या है? तो वो बोलता है कि भाई ये 20 रुपये का है, ये 40 वाला है, ये 60 वाला है, और ये तेरी औकात से बाहर वाला है। तो हम लोगों को मतलब नहीं है यार, ये ब्लैक करंट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये रेड वेलवेट और नियोन भी एक कलर का नाम होता है। तो हम देसी लोग हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया कि यार मुझे क्या अनपढ़ समझता है कि भाई मैं भी अच्छी कॉलेज से पास आउट हूँ, ढंग से बता। फिर वो शुरू हो गया कि दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस एंड फ्रेपे और फलाना ढीगड़ा। मैंने कहा भाई तू ऐसा कर 40 वाला बांध दे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। आगे चलते हैं। तो ई कॉमर्स में देखो जो काम की चीज़ है ना वो ये है, काम की चीज़ एक तो FDI नोम है। तो FDI नोम कौन कौन से ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स 2 टाइप की होती है, एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होती है, इन्वेंट्री आधारित मॉडल, और एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है मार्केट प्लेस, आप सिर्फ मार्केट का काम कर रहे हो, ठीक है, आप खुद से सामान खरीद नहीं रहे, आप खुद से सामान को बना नहीं रहे। मतलब जैसे अमेजन है, अमेजन किसका एग्जांपल है? मार्केट प्लेस का। अमेजन पे सेलर कोई और होता है, मान लो कोई खाती है, कोई बढ़ई है, मतलब कारपेंटर है, उसने एक लकड़ी का कोई आइटम बना दिया, लकड़ी का हाथी बना दिया, ठीक है, लकड़ी का हाथी बना दिया साहब।
वो बेचना चाह रहा है तो वो अमेजन पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देगा और फिर हमने क्या किया, ऑर्डर करके खरीद लिया। अमेजन का काम क्या था, बस एक तो दुकान ही तो है अमेजन की, तो मार्केट ही तो है, ये तो मार्केट प्लेस मॉडल है। ये तो न तो अमेजन ने खुद खरीदा इससे, न अमेजन ने खुद बनाया, ये तो मार्केट प्लेस मॉडल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100% FDI है, ठीक है। लेकिन कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो इन्वेंट्री बेस्ड होते हैं। ये क्या क्या, यदि अमेजन खाती से खुद खरीद लेता या फिर खुद ही बनाता, खुद ही फैक्ट्री डाल के बनाता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आइकिया है, आइकिया मान लो खुद ही बनाता है, फैक्ट्री है खुद की और वो ऑनलाइन स्टोर पे बेचता है, तो वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल हो गया। एग्जांपल बिग बास्केट है, तो बिग बास्केट में जैसे अपने को किराने की चीज़ें मिलती है, तो पहले ये खरीदेगा फैक्ट्रियों से या फिर खुद की फैक्ट्रीज होगी टाटा एंटरप्राइजेज का, और फिर ये आपको बेचेगा, ठीक है। इसमें FDI जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई बीच वाला मॉडल ही नहीं है, 49% 74% ऐसा कुछ नहीं है, या तो अलाउ है या नहीं है। यदि मार्केट प्लेस मॉडल है, सिर्फ मार्केट के रूप में काम कर रहे हो आप, तो 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है तो अलाउ ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक ई कॉमर्स रूल 2019 आया था, ये किसने ड्राफ्ट किया, इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, क्योंकि अधिकतर जो मामले होते हैं उपभोक्ता वाले ही होते हैं कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट हमने आईफोन खरीदा था और ईंट आ गई, ठीक है, या रिफंड नहीं आ रहा, तो ये सब कौन संभालेगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालेगी, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय संभालेगा। तो ई कॉमर्स रूल कौन लाया, ध्यान रखना, IT मिनिस्ट्री नहीं लाई, कॉमर्स मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं लाई, कौन लाया, कंज्यूमर्स अफेयर्स की मिनिस्ट्री लाई, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। एक होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लाया DPIIT, ठीक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलर्स बाई। अब देखो इसमें तो कौन इन्वॉल्व था, उपभोक्ता इन्वॉल्व थे, कंज्यूमर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन ये जो ONDC लाया गया ये इनके लिए, इस खाती के लिए, ये बढ़ई के लिए, क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। मान लो अमेजन ने मोनोपोली कर ली, और अब इनके पास टेक्नोलॉजी यार इतनी होती है कि मान लो जो इनको ज़्यादा फीस दे रहा है उनका प्रोडक्ट ये ऊपर रख रहे हैं, तो किसी खाती का तो कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाए, वो बिक ही नहीं पाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं अमेजन पर, तो बिकेगा कैसे, ठीक है। दूसरी तरीके से ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं मान लो वहाँ पे रखने के लिए, तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स है, छोटे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स है, उसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये क्या करता है कि यार ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन पे यूनिफॉर्म फीस होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई ओला चला रहा है, ठीक है, तो ओला के जो ड्राइवर्स है उन पे मान लो ओला 30% काट रहा है, कल को 40% काटने लग जाए तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना, गवर्नमेंट रेगुलेट तो करे ना। उसके लिए जैसे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, सेटअप बाय नॉन प्रॉफिट एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलर्स बाय ई कॉमर्स जायंट्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ओला उबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हो गया भाई साहब। एक इक्वलाइजेशन लेवी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि हमने बाहर के जो ई कॉमर्स जो बिजनेस हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे गूगल हो गया, उनको यहाँ के जो बिजनेस है, क्योंकि यहाँ के बिजनेस पे तो टैक्स लगता है, और ये क्या करते हैं यहाँ पे ऑफिस खोलते नहीं है और फिर बोलते हैं कि हम तो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, हम किस टाइप का टैक्स दें, इनके लिए 2% जो टैक्स लगाते हैं उसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, इनको इक्वल बनाते हैं इंडियन बिजनेसेस के, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन सेलिंग गुड्स, कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पे बेच रहा है, कोई बाहर की कंपनी आके बेच रही है ई कॉमर्स के थ्रू, तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी 2% लगा देते हैं। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स अपनी खत्म हो गई, अब 2 लेक्चर है वो मैं इंटरव्यू के बाद में करूँगा। अब आपको आज के लेक्चर में 5 ईयर प्लान क्लियर हुआ, पॉवर्टी क्लियर हुई, आपको HDI क्लियर हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स क्लियर हुआ, ई कॉमर्स क्लियर हुआ, तो आप लाइक कर दो इसको प्लीज़, थैंक यू सो मच। आप कमेंट कर सकते हो क्योंकि मेरा अभी के लिए लास्ट लेक्चर है, फिर अपन मिले नहीं मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर तो मैं लाऊं। 10 सितंबर के बाद में मैं आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो। आज मेरा एक तरीके से आखिरी अपनी आधी फेयरवेल बोल सकते हो आप। और मैं हो सकता है कि फिर मैं बाद में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ले आऊँ, आप जैसे ही मैं इंटरव्यू से फ्री होता हूँ। तो आज आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितने वो, ताकि गौरव सर को भी थोड़ा पता लगे कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन माई लेक्चर्स और मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाऊँ या मैथ्स रीजनिंग, जो भी आपकी डिमांड होगी। तो आपकी जो भी डिमांड है कि आगे हम क्या लाएं वो आप बता दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। और यदि मैंने आपको पकाया, आपका टाइम खराब किया है, तो उसके लिए आप डिसलाइक कर सकते हो, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कर भला तो हो भला।